अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे सेल वॉल को। उसमें हम इसकी क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, यानी इसका कंटेंट क्या होगा। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे। ऑब्वियसली वो तो हमने हमेशा हर ऑर्गेनल की या हर स्ट्रक्चर की देखनी है, डेफिनेशन करनी होती है। देन उसके बाद हम इसकी लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे मौजूद होती है, सिक्रीशन कहाँ से हो रही होती है, इसकी वैरायटी या फिर इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, यानी इसकी कॉम्पोजिशन की बेस पे जो वैरायटी है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट इसकी कॉम्पोजिशन होती है, तो उसकी बेस पे हम इसे कह रहे हैं कि ये वैरायटी है या फिर हम इसकी कॉम्पोजिशन देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और देन एट दी एंड फंक्शंस को हम देखेंगे, और साथ ही थी इसकी डायग्राम जो फाइनल होगी। तो हम देख लेते हैं सेल वॉल। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल्स की बेसिकली, लेकिन उसके अलावा ये फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है, जो कि जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल्स, फंजाई, एल्गी एंड बैक्टीरियल सेल्स, ये क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल जो है, अब इसकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी बाहर की साइड पे अगर कोई भी सेल है, हम इमेजिन कर लेते हैं अगर कोई सेल है, तो हम डायग्राम में देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये हम इमेजिन करते हैं कि एक सर्कुलर फॉर्म में हम कहते हैं कि ये सेल मौजूद है, ठीक है। तो अब इस सेल में ये जो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है, ये है सेल वॉल, ठीक है। और इसके बाद इसकी इंटरनली मौजूद होगी जो सेल मेम्ब्रेन, और बाकी फिर यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स और बाकी जितनी भी सेल की चीज़ें हैं वो मौजूद होंगी। यानी जो आउटर मोस्ट है वो सेल वॉल है, जो इनर होगी वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये इनर सेल है, जो भी सेल के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। ये सारा कुछ इनर ऑफ सेल जो भी होगा, उसके अंदर ऑर्गेनल्स हो सकते हैं और बाकी जो भी चीज़ें इसकी जो भी सेल में मौजूद होती हैं होंगी। तो आउटर मोस्ट सेल की जो बाउंड्री है वो है सेल वॉल। जो सेल वॉल प्लांट सेल्स की है ना, वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ बैक्टीरिया या फिर सियानोबैक्टीरिया, यानी क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, एंड फंजाई बोथ इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। यानी इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन इन सब सेल्स में डिफरेंट होगी। प्लांट सेल्स में और होगी, बैक्टीरिया फंजाई में और तरह से इसकी कॉम्पोजिशन होगी, एल्गी में इसकी और तरह से जो है ना वो मटेरियल मौजूद होता है। तो उसे भी हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूद होंगी इसके अंदर, जो इसके स्ट्रक्चर को डिफरेंट कर रही हैं बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंजाई के। तो इसके अंदर यहाँ पे हमने इसको बनाया हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग मटेरियल या उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन होगा उसके अंदर। जो फंगल सेल है इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट या स्ट्रेंथनिंग मटेरियल जो उसको स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या जिससे मिलकर वो बनी हुई है, उसमें क्या है, काइटिन। फंगल सेल वॉल में क्या होगा, काइटिन होगा मेजर कंपोनेंट। और जो प्लांट सेल वॉल है इसमें हम सबको पता है कि मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज होता है, और ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद होता है इसके अंदर। यानी कि बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो है ना, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि इस तरह सेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ, ये जो अरेंजमेंट हुई होती है इन सब मटेरियल्स की, तो ये इस तरह से हुई होगी। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपनी उसके ऊपर। ये तो था कि इसमें जो ये मटेरियल इस कौन सा है जिससे ये मिलकर बनी हुई होती हैं डिफरेंट। हमने बात की कि इन सब में डिफरेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देख लिया कि पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन है, फंगल में काइटिन है, प्लांट सेल में सेलुलोज है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं एज रिगार्डिंग टू MCQs, याद रखनी है आपने ये लाइंस। अब बात कर लेते हैं हम इसकी फॉर्मेशन की, कि जो सेल वॉल है ये किससे मिलकर बनी हुई होती है। तो फॉर्मेशन इसकी होती है प्रोटोप्लाज्म से। ये सेल वॉल है सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, बट इटसेल्फ सेल वॉल इज़ अ डेड स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो इटसेल्फ है ना वो एक डेड स्ट्रक्चर है, यानी ख़ुद से ये मतलब अगर हम देखें तो ये एक डेडली स्ट्रक्चर कंसीडर की जाती है। अदरवाइज़ ये बनती किससे है या सिक्रीट किससे होती है, प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ये डिफरेंट टर्म यूज़ की जाती हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। तो ये सारा कुछ क्या होता है, इसे भी हम ज़रा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें जानना भी ज़रूरी हैं कि ये कभी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हम इसको देखते हैं कि क्या है। तो हमने बात की थी कि ये टर्म प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, ये क्या होती हैं। तो इनको हम ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये सब कुछ क्या होता है। कि हमारे पास एक प्लांट सेल है, ये हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं
कि ये हमारे पास एक प्लांट सेल है विल्फर्स, तो इसमें ऑब्वियसली सेल वॉल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है, अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, हर चीज़ मौजूद होती है। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये दिखा देते हैं न्यूक्लियस, ये हमने दिखाई सेल वॉल, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस आ गया। तो अब बाकी इसके अंदर जो सारा फ्लूइड मटेरियल मौजूद है। अब इसमें क्या कहा है हमने, पहले क्या देखना है, टर्म प्रोटोप्लास्ट देखनी है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होती है? प्रोटोप्लास्ट होता है, अगर हम प्लांट सेल में से इसको निकाल दें, जो सेल वॉल है यानी आउटर मोस्ट बाउंड्री, हमने कहा था प्लांट सेल की क्या होती है, सेल वॉल होती है, तो उसको अगर हम निकाल देंगे तो सेल मेम्ब्रेन और बाकी जितने ऑर्गेनल्स अंदर बचते हैं तो वो क्या होंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। यानी अब ये हमारे पास क्या बचा, सिर्फ प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है वो, और बाकी उसके अंदर जो मटेरियल था वो सारा कुछ हमें मिला है। हाँ, एक बात और यहाँ पे याद रखनी है कि अगर हम सेल वॉल, किसी भी सेल में से सेल वॉल निकाल देते हैं तो वो सेल डेड नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर हम सेल मेम्ब्रेन निकाल देंगे तो उससे जो भी कोई सेल होगा, चाहे वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है या कोई भी सेल है, तो वो डेड हो जाएगा। तो अगली चीज़ इसमें हमने क्या देखनी है कि प्रोटोप्लास्ट में से अगर हम सेल मेम्ब्रेन भी निकाल दें तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट में क्या था, सेल वॉल रिमूव कर दी थी। तो यानी इसमें हमने अब क्या किया है कि हमने सेल वॉल भी रिमूव कर दी, सेल मेम्ब्रेन भी रिमूव कर दी। तो हमारे पास क्या एक बचेगा, फ्लूइड मटेरियल जो कि इसके अंदर फ्लोट कर रहा है, और सिर्फ न्यूक्लियस। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब हम प्रोटोप्लाज्म में से भी अगर साइटोप्लाज्म निकाल दें तो हमारे पास क्या बचे, न्यूक्लियस निकाल दें तो हमारे पास जस्ट क्या बचा, साइटोप्लाज्म। यानी इसमें से हमने अब न्यूक्लियस भी निकाल दिया। अब यहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें से न्यूक्लियस भी निकल गया। यहाँ से पहले क्या निकली थी, सेल वॉल निकली, तो ये क्या बना, प्रोटोप्लास्ट, फिर बना प्रोटोप्लाज्म, उसमें से हमने क्या निकाल दी, सेल मेम्ब्रेन भी निकाल दी, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब हमने न्यूक्लियस भी निकाल दिया इसके अंदर से, तो यानी साइटोप्लाज्म सिर्फ बचा है और बाकी ऑर्गेनल्स जितने थे वो इसके अंदर बचे हैं, तो ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म है ये। अब इस साइटोप्लाज्म में से अगर हम सारे के सारे ऑर्गेनल्स निकाल दें, यानी इसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स मौजूद हैं तो हम उनको निकाल देते हैं। यहाँ पे ये हम इस तरह इसके अंदर ऑर्गेनल्स ये दिखा देते हैं कि ये ऑर्गेनल्स भी हैं अंदर मौजूद। तो इस तरह से अगर हमने ये ऑर्गेनल भी निकाल दिए हैं इसमें से, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है इसके अंदर, जो साइटोप्लाज्म भी हमने निकाल दिया है, इसके जो मटेरियल मौजूद था, ऑर्गेनल्स निकाल दिए हैं जो साइटोप्लाज्म मौजूद है उसमें से, तो बाकी पीछे क्या बचेगा, साइटोसोल। इस साइटोसोल में से भी अगर हम सोल्यूट्स निकाल देते हैं, अब मज़ीद इसको हम वो कर लेते हैं। पहले हमने वो ऑर्गेनल इस तरह से दिखाए थे, अब हम थोड़े थोड़े बड़े पार्टिकल्स ऐसे दिखा देते हैं इसके अंदर। तो हमने अगर वो भी रिमूव कर दिए तो जस्ट हमारे पास जो बचा है इसके अंदर वो क्या होगा, वाटर मौजूद होगा। तो एंड पे हमारे पास क्या रह जाता है, जस्ट वाटर। पहले हमने सेल वॉल निकाल दी, उसमें से प्लांट सेल में से प्रोटोप्लास्ट उसे हमने कहा, फिर उसके बाद हमने उसमें से सेल प्रोटोप्लास्ट में से भी सेल मेम्ब्रेन निकाली, तो साइटोप्लाज्म और सिर्फ न्यूक्लियस बचा, तो वो क्या कहलाया, प्रोटोप्लाज्म। तो अब उस प्रोटोप्लाज्म में से हमने न्यूक्लियस भी निकाल देना है, तो जस्ट साइटोप्लाज्म बचा, और उसके अंदर ऑर्गेनल्स भी मौजूद थे ऑब्वियसली, तो उस साइटोप्लाज्म में से हमने ऑर्गेनल्स भी निकाल दिए, तो वो हुआ साइटोसोल। फिर उसके बाद हमने इस साइटोसोल में से जो सोल्यूट्स मौजूद थे उसको भी निकाल दिया, तो हमारे पास जस्ट क्या बचा, वाटर एंड पे रह जाएगा। तो ये ज़रा सी इस तरह ये चीज़ें हैं जो टर्म्स है कुछ इस तरह की जो याद रखने वाली हैं, तो आपने ये याद रखनी है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस इसकी वेरी करती है डिफरेंट प्लांट सेल्स में, जो कि इसकी डिफरेंट लेयर्स की बिना पर जो है ना हम इसको करते हैं, इसकी थिकनेस जो होती है वो आती है। यहाँ पे बेसिकली कंपोजिशन के बजाय हम देंगे स्ट्रक्चर की हेडिंग। तो इसकी स्ट्रक्चर में इसकी तीन चीज़ें आती हैं, तीन लेयर्स आती हैं। वो कौन कौन सी हैं, मिडल लेमिला जो कि दो सेल्स को आपस में यूनाइट कर रही होती हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होती हैं वॉल सारी, और किस किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही हैं ये इसकी स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिडल लेमिला की। मिडल लेमिला एक फर्स्ट लेयर है या जो बनती है इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स एंड बाइंड देम, यानी ये सीमेंट के तौर पर एक्ट करती है। यानी जैसे हम जब घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब मतलब घर
फर्स्टली तो बुनियादें रखी जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब हमने वॉल्स बनानी है तो दीवारें बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ईंटें होती हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, तो उसके अंदर क्या लगता है, सीमेंट लगता है उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। तो सेम इसी तरह जो मिडल लैमेला है ना, वो दो प्राइमरी सेल जो है ना, उनके प्राइमरी वॉल्स हैं, उनके दरमियान में एक सीमेंट के तौर पर, सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर काम कर रही होती है, उनको आपस में जोड़ रही होती है। तो इस आगे हमने ये इसको कहा भी हुआ है, इट एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, यानी दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में सीमेंटिंग मटेरियल उनको ज्वाइनिंग यानी बाइंडिंग दे रही होती है, जो ज्वाइन कर रही होती है उनका आपस में। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्या होती है, पेक्टिन, स्पेशली सोडियम पेक्टेट इसके अंदर मौजूद होता है। पेक्टिन इसका जो मेन सब्सटेंस है वो है, और आगे अगर हम उसको देखें तो सोडियम पेक्टेट जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि इसको इसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। आगे डायग्रामेटिकली हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो क्या रोल प्ले कर रही होती है। आगे फिर आ जाती है प्राइमरी वॉल, इसे हम ट्रू वॉल भी कहते हैं, जो कि न्यूली ग्रोइंग सेल्स के अंदर डेवलप हो रही होती है, बन रही होती है, और ये केमिकली किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से, और कुछ पेक्टिन की डेपोजिशन भी होती है, और हेमी सेलुलोज भी होता है इसके अंदर। जो हमने मिडल लैमेला पढ़ी उसके अंदर हमने कहा था कि ये सिर्फ पेक्टिन से मिलके बनी हुई होती है, लेकिन जो प्राइमरी वॉल है ये सेलुलोज, पेक्टिन की कुछ डेपोजिशन और हेमी सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। क्या चीज़, प्राइमरी वॉल। और ये ट्रू वॉल होती है प्लांट सेल्स की वॉल्स के अंदर, और न्यूली ग्रोइंग डेवलपिंग प्लांट्स के अंदर जो है वो ये बन रही होती है। हमने पहले जो बात की थी कि जो सेलुलोज होता है वो प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है, यानी मेन जो उसका कंपोनेंट है ना वो सेलुलोज है। वैसे तो पेक्टिन और हेमी सेलुलोज भी मौजूद है, लेकिन सेलुलोज जो है वो इसके अंदर मेन कंपोनेंट है इसकी फॉर्मेशन में। तो वो किस तरह से मौजूद होता है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद होता है, यानी पहले भी हमने ये बना के दिखाया, इस तरह से इसकी अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस हुई होती है, यानी आपस में एक दूसरे को इनकी लाइनिंग में क्रॉस किया जाता है, अच्छे तरीके से बहुत क्लोजली टाइटली पैक हुई होती हैं ये जो इसकी लेयर्स हैं सेलुलोज की। तो आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल क्या है, फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल, यानी इसकी इनसाइड मौजूद होती है। जैसे आगे फिर उसके बाद आ जाती है, इसकी कंपैरेटिवली थिक और रिजिड होती है, और एक्चुअली जो सेकेंडरी वॉल है ना, यही जो थिकनेस है इसकी वेरी करती है उसके अंदर। प्लांट सेल के अंदर हमने कहा ना कि उसकी थिकनेस वेरी करती है, तो वो सेकेंडरी वॉल की वजह से बेसिकली होता है कि उसकी थिकनेस वेरी कर रही होती है प्लांट सेल की। तो कंपैरेटिवली थिक और रिजिड होती है, कुछ में ये मौजूद होती है, कुछ में नहीं होती। दैट्स वाई कुछ प्लांट्स जो हैं वो उनकी वॉल्स जो है वो थिक होती है, और कुछ का स्ट्रक्चर जो है वो इतना थिक नहीं होता। तो केमिकली ये किससे बनी होती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन, लिग्निन वगैरह से मिलके बनी हुई होती है, और ये मोस्टली जो वुडी प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। आगे कुछ फंक्शंस हैं सेल वॉल के दिए हुए, उनको हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या हैं। फंक्शन में इसकी आदत है सबसे पहले कि ये जो सेल वॉल है ये शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। किस तरह से प्रोवाइड करती है, अभी हमने देखा ऊपर कि क्रिस क्रॉस मैनर में सेलुलोज मौजूद होता है, जो कि एक बहुत ही टाइटली पैक्ड मैनर में जो है ना वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, तो वो उसे डेफिनेट शेप दे रहा होता है और इसे रिजिड रखता है, यानी और जो इसके अंदर पानी मौजूद होता है वो भी इसको हेल्प कर रहा होता है कि ये मतलब एक रिजिड स्ट्रक्चर बन के रहे और इसको शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जो भी इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं ये सब के सब क्या कर रहे होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में हेल्प कर रहे होते हैं, इसकी शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। होता है कि ये परमिएबल है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ भी इसी तरह के जो पौधा है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है। परमिएबल इस तरह की तमाम सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो उसके अंदर से मूव कर जाए, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन जैसे कि हमने कहा है वो सेमी परमिएबल होती है, वो हर चीज़ को अपने अंदर से मूव करने नहीं देती। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किस तरह हो रही होती है, एक सेल से दूसरे सेल में मिनरल्स वगैरह की जो मूवमेंट है वो भी हो रही होती है, तो ये भी जो है वो सेल वॉल कर रही होती है। प्रोटेक्शन भी देती है सेल वॉल, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दे रही है, क्योंकि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें तो सेमी परमिएबल होती है, वो जो कुछ सब्सटेंसेस को पास करवाना है, लेकिन इसको जो ये सेल वॉल है ये क्या कर रही होती है, क्यूटिन, लिग्निन वगैरह सिक्रीट करती है, जिससे क्या होता है कि इसको जो भी एक्स्ट्रा हार्म, इंजरी वगैरह है उससे भी बचा के रखती है, बाकी ऑर्गेनिज्म से भी इसको प्रोटेक्ट किया हुआ होता है प्लांट को। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है
कि ये जो आउटर वॉल है इसे ये प्राइमरी वॉल है, ये मिडल लैमेला दिखाया हुआ है यहाँ पे जो दो सेल्स के दरमियान में बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर एक्ट कर रहा है, और इंटरनली जो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन दिखाई गई है ये सेकेंडरी वॉल है, अंदर ये वैक्यूल प्लांट वैक्यूल दिखाया है। तो जो ये इस मिडल लैमेला है ना ये थोड़ा परफोरेटेड होता है, इसके अंदर से जो मटेरियल का ट्रांसफ़र है वो एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में हो रहा होता है, किसके थ्रू, मिडल लैमेला के थ्रू, और ये दोनों सेल्स को आपस में बाइंड भी करता है। इस तरह से जो ट्रांसफरिंग ऑफ मटेरियल है वो भी हो रहा होता है एक दूसरे के दरमियान में इनके। अगर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो उसमें हम देख लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगी, लेकिन जो सेल वॉल है वो सिर्फ वो एब्सेंट होगी एनिमल सेल में और प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। कुछ सेल्स में यानी मौजूद है प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक या फिर जो फंगल सेल्स हैं उसके अंदर मौजूद होती है, अदरवाइज़ ये हर सेल में मौजूद नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तमाम लिविंग सेल्स में मौजूद होगी। आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसकी, प्लांट सेल्स की, एनिमल सेल्स की सॉरी, क्या, सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल वॉल है ये किसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, हमने पहले भी पढ़ा प्लांट सेल की, फंगल सेल की और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये मौजूद होती है यानी बैक्टीरिया वगैरह के अंदर। जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, हमने पहले भी पढ़ा सेल वॉल इटसेल्फ क्या है, एक डेड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग है और सेक्रेटेड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म से ये मिलकर बनती है। डिफरेंशली परमिएबल मेम्ब्रेन है और परमिएबल टू डिज़ोल्व ऑल सब्सटेंसेस, यानी जो सेल वॉल है वो कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देगी, लेकिन जो सेल वॉल है ये क्या करती है कि कुछ सब्सटेंसेस को मतलब ये हर तरह के सब्सटेंस को अपने अंदर से मूव होने देगी। जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी होते हैं इसके अंदर मौजूद, लेकिन जो सेलुलोज है वो प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है, काइटिन फंगल सेल्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, म्यूरिन होता है इसका स्ट्रेंथनिंग मटेरियल। तो ये डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट तरह के इसके अंदर उसकी केमिकल कंपोजिशन है, और जो लेकिन जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी की सारी प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी कुछ माइनर सब्सटेंसेस भी ऐसे होते हैं जो इसमें मौजूद होंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है ना बेटा वो इलास्टिक होती है, थिन होती है, डेलिकेट और सेल्फ रिपेयरेबल होती है, यानी अपने आप को वो दोबारा से फिर बना लेगी, उससे जब अपने सब्सटेंसेस यानी लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह मिलेंगे तो वो दोबारा से अपने आप को रिपेयर कर लेगी। जो सेल वॉल है वो टफ़ और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसने क्या करना है कि बेसिकली इसका काम क्या हो रहा है, हमने पहले पढ़ा सेल वॉल का फंक्शन क्या था, उसमें उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और रिजिडिटी प्रोवाइड करनी होती है, उसकी शेप को मेंटेन करना है प्लांट सेल की, तो इसलिए ये टफ़ और रिजिड स्ट्रक्चर होता है एक तरह का। और जो लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने पहले भी आपको बेटा ये बात बताई कि लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि वो डेथ ऑफ सेल कॉज नहीं करता, यानी उसके अंदर अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल भी देते हैं, अगर हम निकाल देते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को किसी भी सेल के अंदर से, तो सेल की डेथ हो जाएगी, यानी सेल मर जाएगा या फिर जो है वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेल वॉल को निकालते हैं ना तो वो मे बी उसकी डेथ कॉज ना करे, क्योंकि उसका बेसिक फंक्शन क्या है, हाँ वो उसके स्ट्रक्चर को ज़रूर चेंज कर सकता है या फिर उसके अंदर कोई चेंजिंग्स आ सकती हैं, लेकिन एज सच उसके अंदर मे बी कोई डेथ उसकी काज ना हो, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिमूवल से जो है वो डेथ काज हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड या फिर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। कुछ इसमें हमने फंक्शंस बताए, पहले सेल वॉल के जो हमने स्ट्रक्चर देखा, उसका केमिकल कंपोजिशन देखी, उसकी डायग्राम भी देखी है। तो ये जो सेल्स दिखाए गए थे यहाँ पे बेसिकली जो हमने प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल को दिखाया है, इसी तरह सेम बाकी सेल्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होंगे मिडल लैमेला के थ्रू, और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो एक जनरल सा दिखाया गया यहाँ पे सेल वॉल का। तो आई होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई हो किसी चीज़ में या फिर आपको कहीं से समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद कोई सजेशन वो भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।